हेलो गाइस। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसेस दे रहे हो तो इससे क्वेश्चन मेंस में ज़रूर पूछता है, ठीक है। पीटी में भी पूछता है, लेकिन ये वीडियो मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर सेंटर स्टेट रिलेशन पूछेगा तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे? कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया था इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो कि अपहोल्ड करेगा फेडरल और स्टेट लॉज को, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो सेंटर और स्टेट का 3 रिलेशन है, ठीक है। एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एक फाइनेंशियल रिलेशन। सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। लेजिस्लेटिव रिलेशन हमारा पार्ट 11 में लिखा है, आर्टिकल 245 से 255 में, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ रिलेशन क्या है, तो स्टेट जो है होल या पार्ट ऑफ स्टेट में जो है लॉ बना सकता है, और पार्लियामेंट जो है होल या एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में लॉ बना सकता है, ठीक है। और अगर रही बात एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की, तो ये पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, और रेसिडरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, जो कि आर्टिकल 248 में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, सेंटर्स कंट्रोल जो है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है रिजर्व करता है बिल फॉर प्रेसिडेंट। तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि सेंटर जो है बेसिकली कंट्रोल कर रहा है स्टेट के लेजिस्लेशन को, ठीक है। क्योंकि बिल रिजर्व हुआ प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट अब उस पर एसेंट देगा या नहीं देगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन दी स्टेट फील्ड देखा जाए तो आर्टिकल मतलब बेसिकली इसमें कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है स्टेट की फील्ड में कैसे लेजिस्लेट कर रहा है, कैसे लॉ बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 249 है, जिसमें राज्यसभा पास करता है रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। मतलब आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास कर सकता है ताकि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सके स्टेट लिस्ट में, ठीक है। और कौन से मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा? तो 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी होगा। आर्टिकल 250 अब क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। आर्टिकल 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर बोलते हैं कि स्टेट के लेजिस्लेचर अगर बोलते हैं कि लॉ बनाया जाए, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 253 लॉ जो है इन एनी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। मान लो अगर पार्लियामेंट कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को साइन करता है, तो उसके लिए अगर लॉ बनाना पड़ेगा तो वो स्टेट लॉ में भी, स्टेट फील्ड में भी लॉ बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या है? अगर प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव रिलेशन किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो बटा हुआ है स्टेट और सेंटर के बीच, ठीक है। तो वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पार्ट 11 में जो है ये देखने को मिलता है, आर्टिकल 256 से कितना है भाई? तो 263 तक बटा हुआ है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर कैसे बटा हुआ है? यूनियन स्टेट के बीच में। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास सारे सब्जेक्ट के ऊपर है जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। और ये वही बात देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, इसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट। यानी कि जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है उसके बेसिस पे ये अपना एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यूनियन पार्लियामेंट अगर कुछ अलग लॉ बनाया है और इधर स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो किसी अलग तरीके से अपना एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ कर रहा है। जिस बेसिस पे, जिस तरीके से यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाया हुआ है, उसी बेसिस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद सेंटर का डायरेक्शन टू दी स्टेट देखा जाए तो सेंटर कैसे डायरेक्ट करता है स्टेट को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 256 क्या कहता है कि हर स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो ऐसे मैनर में होगा जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट को कंप्लाइंस करेगा। मतलब जो मैंने जो ऊपर बताया बिल्कुल इसी टाइप का बात कहा जा रहा है कि स्टेट अपना एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट को कंप्लाइंस करे, पार्लियामेंट के आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। उस बेसिस पे एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 257 देखा जाए तो क्या है? कंट्रोल ऑफ यूनियन है बहुत जगह पे ओवर स्टेट ऑन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 257 में बताया जा रहा है। फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी देखा जाए
ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों में देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में पावर जो है किसके पे ज़्यादा रहता है, तो सेंटर के पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कैसे, तो भाई डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन देखने को मिलता है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा जाए तो कैसे पावर बटा हुआ है, तो गवर्नर को भी अपॉइंट, गवर्नर जो है किसको अपॉइंट कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमिश्नर को। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को। ठीक है, और उसके मेंबर को। बट इनको अगर रिमूव करना है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को, तो वो कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंटर का ज़्यादा दिख रहा है हमको पावर। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस में देखा जाए तो सेंटर के पास अल्टीमेट कंट्रोल है, सेंटर हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल, स्टेट के पास ऑल इंडिया सर्विस में थोड़ा कम सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे कि इसमें आता है आईएएस, ठीक है, और आईएफओएस और आईपीएस, ये 3 केसेस में जो है स्टेट के पास थोड़ा लेस कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कैसे रिलेशन बढ़ रहा है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 355 क्या कहा जा रहा है इसमें, यूनियन जो है प्रोटेक्ट करेगा एवरी स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये क्या यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि यूनियन थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है हम लोग को। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और गवर्नर जो है कब तक रहेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेंगे। यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसका दिख रहा है हमको, सेंटर का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन इनको रिमूव कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है भाई, सेंटर का पावर दिख रहा है ज़्यादा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में कैसे पावर बटा हुआ है स्टेट एंड सेंटर के बीच में, वो हम लोग को देखने को मिल गया। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल मैटर में कैसे जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो बटा हुआ है। सबसे पहले तो जानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर में जो है इन लोग का जो रिलेशन है वो पार्ट 12 में बटा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 268 से 293 तक फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात हुआ है। सबसे पहले देखते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेवाई कर सकता है टैक्स ऑन रिस्पेक्टिव लिस्ट, मतलब अगर टैक्स लगाना है तो कौन कौन, रिस्पेक्टिव लिस्ट जैसे कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, तो इन दोनों अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट में जो है पार्लियामेंट और स्टेट जो है टैक्स लेवाई कर सकता है। और रेसिड्यूरी टैक्स पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब ग्रांट इन एड की बात आती है तो आर्टिकल 275(1) क्या कहता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कैन इशू ग्रांट इन एड उस स्टेट को एज पार्लियामेंट को लगे कि ये जो है ज़रूरी है। ठीक है, पार्लियामेंट को लगे कि ये ज़रूरी है कि इस स्टेट को मैं ग्रांट इन एड दूँ, एंड मे फिक्स डिफरेंट सम्स फॉर डिफरेंट स्टेट। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट पैसा दें ग्रांट एड में। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई पिछड़ा स्टेट है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दें, और जो हल्का डेवलप्ड है तो उसको थोड़ा कम दें। ठीक है, अब आर्टिकल 282 क्या कहता है कि यूनियन और स्टेट में मेक ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस के लिए भी वो लोग ग्रांट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को बैलेंसिंग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जीएसटी में देखा जाए तो क्या है, सच जीएसटी जो आया है उससे भी फाइनेंशियल मैटर में हम लोग को दिखता है दोनों के बीच में रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सच चेंज एम्पावर स्टेट एंड सेंटर टू लेवाई एंड कलेक्ट जीएसटी। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर का इक्वल पावर है लेवाई और कलेक्ट करने में, क्या भाई, जीएसटी। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन देखा जाए तो आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, और ये रिकमेंड करता है शेयरिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है क्या हो रहा है, हमारा कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोग दोनों बराबर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सेंटर और स्टेट रिलेशन। ठीक है, हम लोग तीनों पॉइंट पढ़ लिए हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है सेंटर और स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन बताओ, तो यहाँ दिया हुआ है। सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बताओ, तो मैंने यहाँ दे रखा है। ठीक है, और सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन बताओ, मैंने यहाँ दे रखा है। ये नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से लिखना है, लिख के कोशिश करना है कि आप इसको अच्छे से लिख सको, और कोशिश करो लिखने का 3 पेजेस में। क्वेश्चन डायरेक्ट
पूछ चुका है पीवाईक्यू में भी कि सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन क्या है। आप कुछ पीवाईक्यू देखोगे यूपीएससी का तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और स्टेट पीसीएस में भी अक्सर पूछते रहता है। अगर डायरेक्ट पूछेगा सेंटर स्टेट का रिलेशन बताओ तो आपको तीनों बताना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है और फाइनेंशियल रिलेशन क्या है। यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है और कंक्लूजन आप अपने से देने का कोशिश करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। अगर ऐसे ही हर एक टॉपिक पे अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करो। मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर पीवाईक्यू को आप एक बार देखो तो इन सब टॉपिक पे जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस पे यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछ रखा है। आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से हर एक टॉपिक पे कंप्लीट तो प्लीज़ कमेंट करो।